तो फिर रिकॉर्डिंग का मैसेज को स्क्रीन शेयर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ये क्या था? इलास्ट्रेशन 9 या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है पहले कुछ पॉइंट्स फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। टोटल 4 टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट होता है। पहला है नॉर्मल रेट, सेकेंड है प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट और सिंगल रेट। डिपार्टमेंटल रेट। जिसमें से ये जो 3 रेट है, लास्ट का 3, ये बजटेड पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसमें बजटेड पीरियड के बेसिस पे रेट डिसाइड होता है। देखो नाम देख के ही पता चलेगा। सबसे पहले दिया हुआ है प्री डिटरमाइंड रेट। तो प्री डिटरमाइंड तो मतलब पहले से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो पहले की किसी डेटा के ऊपर डिपेंड करके डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा बजटेड। और ब्लैंकेट या फिर सिंगल रेट, ये भी बजटेड के ऊपर होता है। डिपार्टमेंटल भी बजटेड के ऊपर होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग को सभी पढ़ना है। सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कैसे निकाला जाता है? नॉर्मल ओवर इक्वल हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड। इसीलिए देखो ये 3 अलग से हम लोगों ने लिख लिया कि ये बजटेड पीरियड पे डिपेंड करता है। देखो ये एक्चुअली जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, ये बजटेड ओवरहेड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल जो ओवरहेड हुआ है, जिस भी पीरियड का हम लोग ओवरहेड रेट निकाल रहे हैं, उस पीरियड का एक्चुअल ओवरहेड रेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। अब ये जो बेसिस है ये क्या हो सकता है? तो देखो हम लोगों ने बेसिस, देखो यहाँ पर हम लोग निकाल क्या रहे हैं? ओवरहेड का रिकवरी रेट। देखो क्या लिखा है, ओवरहेड का टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लास्ट क्लास एक मतलब जो मेथड्स पढ़ा था, लास्ट नहीं उसके पहले वाले क्लास में, ये देखो दिखा था किस तरीके से एब्सॉर्प्शन होता है उसमें। ये जैसे कि मेटेरियल वाला, ये देखो लेबर आवर रेट, तो इसको क्या बोला जाता था? देखो इस पेज में। हाँ, देखते हैं कौन से वाले पेज में। इसके बाद वाले हैंग करेंगे। एक मिनट रुको। एक भी पेज नहीं ओपन हो रहा है, ऊपर से जो पेज में लिख रहे थे वो भी ओपन नहीं हो रहा। हाँ,
ये देखो ये वाला चीज बताना चाह रहे थे। देखो हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन और रिकवरी ऑफ ओवरहेड, मतलब ओवरहेड को कैसे रिकवर करेंगे ये पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितना रिकवरी रेट कितने तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो रिकवर करने के लिए ये सारे बेसिस में कोई ना कोई बेसिस तो हमें लेना ही पड़ेगा। या तो आउटपुट बेसिस, या फिर जो है डायरेक्ट मटेरियल इन परसेंटेज बेसिस, या डायरेक्ट लेबर बेसिस, या फिर प्राइम कॉस्ट बेसिस, या लेबर आवर, या मशीन आवर। ठीक है, इसमें से कोई एक तो हमें मेथड लेना ही पड़ेगा जब हम लोग ओवरहेड को रिकवर करना चाहेंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस का मतलब वही है जो मेथड्स हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है। तो एक तो हो जाएगा प्राइम कॉस्ट बेसिस, हो सकता है जो हम लोगों ने 6 मेथड सीख रखा है। आउटपुट बेसिस हो सकता है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल, या फिर हो सकता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट लेबर आवर, या फिर हो सकता है मशीन आवर। ठीक है, तो ऐसा जो 6 मेथड्स हम लोगों ने सीख रखा था, ये 6 मेथड के बेसिस पे ही हमें अपना ओवरहेड रिकवरी रेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल ओवरहेड रेट निकालना है तो ये कोई भी पर्टिकुलर बेसिस हमें लेना पड़ेगा। और कौन सा बेसिस कब लेते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर हम लोग का लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा है तो लेबर बेसिस, मटेरियल का खर्चा ज्यादा है तो मटेरियल, अगर दोनों आधा आधा है तो प्राइम कॉस्ट। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और मशीन आवर बेसिस में, मशीन ओरिएंटेड काम है तो मशीन आवर बेसिस पे। ठीक है, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस हमें लेना पड़ेगा वो तो डिपेंड कर रहा है कि हम लोग का कौन सा, ये सिलेक्ट करने का प्रोसेस हमें पता है कि कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस सिलेक्ट करें। और ऊपर आ जाएगा एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला लिखते हैं। इसमें और एग्जांपल क्या दे, देखो एक्चुअल जैसे किसी भी पीरियड का अगर एग्जांपल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो 1/4/22 और 31st of March 2023, ये 1 ईयर का मान लो एक्चुअल जो रेट है, एक्चुअल ये 12 मंथ्स हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल ओवरहेड है यहाँ पर हुआ है मान लो 3 लाख एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर 3 लाख और डिवाइडेड बाई हमें कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस ले लेना है, तो उससे हम लोग को नॉर्मल ओवरहेड रिकवरी रेट मिल जाएगा। फिर है प्री डिटरमाइंड रेट, तो ये वाला लिखो प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट में ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस यही होगा जो यहाँ पर लिखा है। हर एक मेथड में कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस का मतलब ये 6 में से कोई भी एक लेना है जो हमारे लिए सुटेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर बजटेड टोटल ओवरहेड लेना पड़ेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो कि एक ईयर है, एक एग्जाम्पल ले रहे 1/4/21 से लेके 31st of March 2022 तक का। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर टोटल ओवरहेड हुआ था पिछले साल 1 लाख। ठीक है, और हम ये आउटपुट बेसिस पे दिखा रहे हैं, तब प्रोडक्शन हुआ था मान लो 1000 यूनिट। ठीक है, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस लेना है, मान लो मैंने आउटपुट बेसिस लिया है, तो ओवरहेड रेट मेरा कितना आया होगा, ओवरहेड रिकवरी रेट आउटपुट बेसिस पे 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000 करने से जितना आएगा, एट द रेट ऑफ 1 लाख। इसको फिर 10,000 कर देते, या फिर इससे 10,000, 4 जीरो कट जाएगा, तो एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट आ गया, क्योंकि मैंने बेसिस पर यूनिट लिया। अब नेक्स्ट ईयर जो कि मान लो 22 हो रहा है, 22 से 23 तक हो रहा है। नेक्स्ट ईयर जो 22 से 23 हो रहा है, इस साल भी मान लो आउटपुट हुआ है 10,000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्री डिटरमाइंड रेट फॉलो करेंगे। मतलब हम लोग जो ये
10,000 यूनिट है, इस पे ओवरहेड का रेट 10 ही लगा देंगे, जो प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 10 करके, क्योंकि यहाँ पर बोला ये तो हम लोग एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग का जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस में हम लोग आउटपुट लिया, आउटपुट तो एक्चुअल वाला ही ले लेंगे, बजटेड आउटपुट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल नहीं, बजटेड आउटपुट ही लेना पड़ेगा। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 1 लाख का खर्चा आया था हम लोग का, जब हम लोगों ने 10,000 यूनिट प्रोडक्शन किया था। तो इस बार हम लोग का भी इस बार भी मान लो हम लोग का खर्चा 1 लाख होगा, और हम लोग 10,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा @10 करके ही खर्चा लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट पे कैलकुलेट करना। अब इसका यूज कब होता है, ठीक है, यूसेज, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन, सिंगल प्रोडक्शन, या आइडेंटिकल प्रोडक्शन। अगर मेरा प्रोडक्ट जो है उसमें प्रोडक्शन जो है यूनिफॉर्म बेसिस में हो रहा है, ठीक है, या फिर सिंगल या फिर आइडेंटिकल, ठीक है, तो हम लोग ये वाला मेथड लेते हैं। क्यों, देखो, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर वाला ही रेट ले लिया, तो प्रीवियस ईयर में जैसा प्रोडक्ट बनाया था, या तो हम लोग वैसा ही प्रोडक्ट, बिल्कुल आइडेंटिकल वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर वैसा यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर हम लोग एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसीलिए हर साल हमारा वो रेट जो है बजटेड के हिसाब से ही हम लोग लगा देते हैं। तो अगर हम लोग का यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, या फिर सिंगल प्रोडक्ट है, या फिर आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो फिर प्री डिटरमाइंड रेट जो है वो हम लोग के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद वाला ब्लैंकेट रेट और सिंगल रेट, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ब्लैंकेट रेट का मतलब, देखो, ब्लैंकेट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है फुल कवरेज। तो फुल कवरेज जब हमें फुल ओवरहेड, मतलब टोटल जो ओवरहेड है उसकी बेसिस पे अगर निकालना होता है, तो हम लोग ब्लैंकेट रेट यूज करते हैं, मतलब अभी फॉर्मूला लिखने से पता चलेगा। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट इक्वल टू टोटल ओवरहेड ब्रैकेट में बजटेड फैक्ट्री डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस बजटेड फैक्ट्री। देखो, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का फॉर्मूला क्या है, हम लोग फैक्ट्री का टोटल ओवरहेड ले रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फुल कवरेज डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। जैसे कि मान लो इसका अगर एग्जांपल लेना चाहे, जैसे कि P1 P2, ठीक है, टोटल ओवरहेड 10,000 20,000, आउटपुट 1,000 2,000, ठीक है। तो अब अगर हम लोग निकालेंगे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, ठीक है, तो ये P1 और P2 मिला के ही टोटल फैक्ट्री का ओवरहेड होगा। तो टोटल फैक्ट्री का ओवरहेड P1 के लिए 10,000, मतलब प्रोडक्ट 1 के लिए, और ये प्रोडक्ट 2 के लिए, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस कितना हो गया, 1,000 प्लस
2000 तो 3000 तो 30,000 बाई 3000। तो यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10, 20 होते हैं एट द रेट ऑफ 10। क्योंकि पर यूनिट बेसिस पे निकाला है तो पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ होना चाहिए, तो इसका यूज लिखते हैं। देखो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्शन अगर है तो ये यूज करना चाहिए। सेकेंड, मल्टीपल प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2। तो बोल रहा है कि देखो जब हम लोग ओवरऑल जो है फैक्ट्री ओवरहेड को ओवरऑल बेसिस पे निकाल रहे हैं, मतलब पूरा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के बेसिस पे निकाल रहे हैं, कोई अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं निकाल रहे। तो अगर हम लोग कोई सिंगल प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम लोग एक ही प्रोडक्ट लगाते हैं बनाते हैं तो टोटल ओवरहेड का जो भी रेट निकल के आ रहा है, टोटल ओवरहेड को जब हम लोग पर्टिकुलर बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो जो रेट निकल के आ रहा है वही उस प्रोडक्ट पे लग जाएगा। या फिर अगर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो एक्स, तो फिर उस एक्स का ही वजह से ये और ये दोनों खर्चा हुआ होगा, तो फिर ये दोनों मिला के जो भी रेट निकल के आ रहा है वो एक्स प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और अगर हम लोग दो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो एक्स भी बना रहे वाई भी बना रहे, मल्टीपल, अब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो ये एक्स प्रोडक्ट भी P1 और P2 के थ्रू से प्रोड्यूस होता है, वाई भी P1 और P2 के थ्रू से प्रोड्यूस होता है। तो फिर ये रेट लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखो जब P1 P2 दोनों से मतलब पास ऑन होगा तो इससे क्या होगा, ये P1 का ओवरहेड और P2 का ओवरहेड मिला के जैसे एक एवरेज रेट की तरह हो गया ना, तो फिर 10 रुपीज हम लोग एक्स पे भी लगा रहे वाई पे भी लगा रहे, अब दोनों ही प्रोडक्शन सेंटर से अगर एक्स और वाई जा रहा है तो फिर ये बात वैलिड होगा। लेकिन देखो ऐसे हो गया कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट तो बना रहे एक्स और वाई, लेकिन एक्स से P1 से जाने के बाद ही फिनिश गुड्स बन जाता है, मतलब एक्स प्रोडक्ट P1 से ही प्रोड्यूस होता है, P2 से नहीं होता। और वाई जो है वो P1 से भी जा रहा है और P2 से भी जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वाई के लिए ये 10 ठीक है, लेकिन एक्स के लिए तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स की वजह से तो सिर्फ 10,000 का ही खर्चा हो रहा है, 20,000 वाला तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला है कि मल्टीपल प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट होना चाहिए, पास थ्रू ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हो तो सारे प्रोडक्शन सेंटर से वो प्रोडक्ट पास ऑन होना चाहिए, तब जाके ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब करना जस्टिफाइबल होगा। अदरवाइज जो है अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल रेट। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इस केस में हम लोग टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेंगे, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड लेंगे। जैसे कि मान लो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ठीक है।
डिपार्टमेंट ए का जो प्रोडक्शन सेंटर है उसका नाम है P1, इसका जो प्रोडक्शन सेंटर है इसका नाम है P2। अब लिख देते हैं टोटल ओवरहेड 10,000, 20,000, टोटल आउट 1,000, 2,000, ओवरहेड रेट। तो डिपार्टमेंट का खर्चा लिया 10,000 और डिवाइडेड बाय 1,000, तो इसमें ओवरहेड रेट आ गया एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, क्योंकि मैंने यूनिट बेसिस पे लिया और इसका करोगे तो भी 10 ही आ रहा है। अब इसका यूसेज ये कहाँ यूज होना चाहिए? मल्टीपल प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये यूज करना चाहिए। मल्टीपल प्रोडक्ट जैसे मान लो ABCDEFG, इस मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस केस में जो प्रोडक्ट जिस डिपार्टमेंट से जाएगा उसमें ही वो खर्चा जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन। मशीन आवर्स से ये एग्जांपल लिखो। तो 2021 में मान लो हम लोगों ने मशीन चलाया 10,000 घंटा और हम लोग का खर्चा हुआ ओवरहेड इसमें 2 लाख रुपए। तो मशीन आवर रेट कितना आएगा? 2 लाख रुपए का खर्चा आया 10,000 आवर्स मशीन चलाने पर, तो ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20 पर। फिर 1/4/21 से 31 ऑफ मार्च 2022, यहाँ पर हम लोग का मान लो मशीन चला 10,000 आवर्स, ठीक है। और हम लोगों ने टोटल ओवरहेड एज्यूम कर लिया, मतलब बजट के हिसाब से निकाल लिया। बजट के हिसाब से मतलब प्रीवियस जो एस्टिमेशन था, जैसे कि पिछले साल अगर मशीन चलाने का खर्चा 1 घंटे का 20 रुपए आया और इस साल हम लोगों ने 10,000 घंटे मशीन चलाए, तो हम लोग मान रहे 20 रुपीज करके हम लोग का खर्चा आएगा इस बार भी 2 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये तो देखो एस्टिमेटेड बेसिस पे, मतलब बजटेड बेसिस पे निकल गया, या प्री डिटरमाइंड बोल सकते हो, पहले से जो हम लोगों ने सोचा था 20 है पिछले साल, तो इस साल भी होगा ऐसा हम लोगों ने सोचा। लेकिन मान लो कि एक्चुअल ओवरहेड हम लोग का, ये टोटल ओवरहेड हम लोगों ने एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाला, बट एक्चुअल ओवरहेड आ सकता है इससे ज्यादा, या फिर एक्चुअल ओवरहेड आ सकता है इससे कम। ठीक है, हम लोगों ने 2,000 निकाल लिया, बट मान लो एक्चुअली खर्चा आया 2,10,000। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो कोई खर्चा ज्यादा हो गया, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बढ़ गया, ठीक है, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर बढ़ गया तो हमें तो जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वही पे करना पड़ेगा। और अगर कम हो गया तो कम होने का भी रीजन हो सकता है कि मान लो किसी वजह से कम हो गया।
तो जब हम लोग का एक्चुअल ओवरहेड देखो, जब हम लोग का एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा हो जाता है एब्जॉर्ब से, ठीक है, एब्जॉर्ब करवाया ये हम लोगों ने अपने हिसाब से ये खर्चा पहले ही जो है प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि ओवरहेड जो है एस्टिमेटेड बेसिस पे लगता है। तो एक्चुअल डेटा हमारे पास आने के पहले ही हम लोग प्रोडक्ट में उसे एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज करते हैं और उसे बेचना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो कब हमारा 1 मंथ बाद इलेक्ट्रिक बिल आएगा तो क्या हम लोग उसके लिए अपना प्रोडक्शन किया गया गुड्स बेचे नहीं, ऑब्वियसली बेचना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों ने खर्चा ज्यादा या कम चार्ज कर दिया। तो हम लोगों ने 2 लाख चार्ज किया जबकि खर्चा आया 2 लाख 10, तो एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये वाला सिचुएशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हम लोगों ने 2 लाख चार्ज किया जबकि 2 लाख 10 करना चाहिए था, मतलब 10,000 रुपए का खर्चा कम दिखाया, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। तो और अगर ऐसा हुआ कि एक्चुअल ओवरहेड उल्टा, एक्चुअल ओवरहेड अगर लेस देन एब्जॉर्ब ओवरहेड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल ओवरहेड अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कम होता है, जैसे कि हम लोगों ने 2 लाख चार्ज कर दिया है बट खर्चा हुआ है 1,90,000, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्यादा खर्चा चार्ज कर दिया है, तो इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है कि कभी ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है या अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस इन डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, मतलब ओवरहेड मेरा वेरी कर गया, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, एब्जॉर्ब जो करवाया माइनस जो एक्चुअल हुआ, उसके डिफरेंस से हमें पता चलता है कि कितना हमारा वेरी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जहां पर हम लोग सब पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले इधर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब ओवरहेड ग्रेटर देन अगर एक्चुअल ओवरहेड है, एक्चुअल ओवरहेड से अगर एब्जॉर्ब ओवरहेड ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवर एब्जॉर्प्शन, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंस, पहले लिख लो, हम समझा देंगे उसके बाद। ट्रीटमेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग, स्मॉल अमाउंट मे बी
credited to costing PO. Second, deferral. May be carried over to next year. By transfer to recover or suspense account. फिर cost reversal. In case of large amount, cost of job may be reduced or adjusted by passing reversal journal entry. इधर लिखना है। अगर ऐसा हुआ कि absorbed overhead less than हुआ actual overhead. Debit balance transfer to overhead control account. और इस चीज को बोलते हैं अंडर absorption. Represent increase in overhead expense. अब यहां से हमें करना है दो पार्ट. नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन. नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन. नॉर्मल रीजन के लिए से लिखना है genuine planning error changes in assumption, etc. Changes in assumption, etc. इसके नीचे लिखना है treated as increase in cost using treated as increase in cost using supplementary overhead
recovery rate and apportion to production. Apportion to प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट पहला है यूनिट सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिर नीचे लिखना है नोट when under absorption is small and immaterial, it is fully debited or transferred to costing PL, irrespective of whether due to normal or abnormal reason. Supplementary overhead recovery rate equal total under absorption of overhead equivalent production unit। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है लिखना हम लोग को, ये इधर वाले पोर्शन का बाकी है, ये वाला एबनॉर्मल रीजन। तो एबनॉर्मल रीजन में लिखना है एग्जाम्पल मेजर प्लानिंग डिफेक्ट, कॉमा स्ट्राइक
स्ट्राइक पीरियड, पेनल्टीज, ऑब्सोलेट, एक्सेट्रा। और इसमें लिखना है ट्रीटेड एज, treated as loss and debited to costing fee। ठीक है, अब समझ लेते हैं, देखो लिखना तो हो गया। तो हम लोग ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा वो पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन क्या था कि अगर हम लोगों ने एस्टिमेटेड बेसिस पे जो ओवरहेड का खर्चा दिखा दिया उससे हम लोग का एक्चुअल खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है। अगर एक्चुअल खर्चा उससे कम निकला तो हम लोग बोलेंगे हम लोग ज्यादा चार्ज करती है, उसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। और एक्चुअल खर्चा अगर ज्यादा निकला तो हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने कम खर्चा अप्लाई किया तो और करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से एक्चुअल ओवरहेड को लेस करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग ओवरहेड वेरिएंस बोलते हैं। अब दो चीज हो सकता है, या तो ओवर एब्जॉर्प्शन या तो अंडर एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्ब जो करवाया ओवरहेड उससे एक्चुअल ओवरहेड हम लोग का मतलब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है, एक्चुअल ओवरहेड अगर कम है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 10 रुपया चार्ज किया है जबकि मेरा एक्चुअली खर्चा आया है 8 रुपया। ठीक है, तो मेरा खर्चा कम आया है। बात समझो कि मैंने 10 रुपया चार्ज कर दिया था एस्टिमेटेड बेसिस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब, और एक्चुअली हुआ था 8 रुपए, तो मेरा 2 रुपए का खर्चा कम आया, इसीलिए बोला है देखो क्रेडिट हो जाएगा। ये जो 2 रुपया है ये क्रेडिट हो जाएगा कहाँ पर, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हम लोग करते हैं ना, याद है तुम लोग को वो वाला जो चैप्टर होता है जिसमें हम लोग अलग अलग कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, जो डेबिट क्रेडिट करके लेजर बना के, चैप्टर का नाम ही भूल गए, ये सब बोल रहे बट नाम याद नहीं आ रहा। कॉस्ट, कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, जहाँ पर रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक भी रहता है, वहां पर हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं। एक होता है हम लोग का जो है जर्नल वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, कॉस्ट बुक कीपिंग ही बोलते हैं, बाकी इसका नाम एग्जैक्ट और एक नाम भी है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, इसे कॉस्ट बुक कीपिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, वही उसके अंदर ही कॉस्ट बुक कीपिंग भी आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक था उसमें हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। एक तो हम लोग जो है कैसे करके कॉस्ट अकाउंटेंट बुक्स अपना मेंटेन करता है वो पढ़ते हैं, रिकंसिलिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ये दो पढ़ते हैं, और रिकंसिलिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो चीज सीखते हैं। तो जो भी हो, देखो ये यहाँ पर 2 रुपए मेरा क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मेरा खर्चा बच रहा है, तो उसे मुझे कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, बोल रहा है कि ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अगर मेरा एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा है तो मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया, मतलब मैंने 10 रुपए का खर्चा दिखाया जबकि मेरा खर्चा 8 रुपए का है, तो मैंने एक्स्ट्रा खर्चा चार्ज कर दिया, तो इस चीज को बोला जाता है ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये हमें सेविंग्स बताता है ओवरहेड एक्सपेंसेस में। तो ऑब्वियसली 2 रुपए का सेविंग्स ही हुआ, क्योंकि मेरा अगर खर्चा 10 के जगह 8 आया तो मेरा सेविंग्स ही हुआ, तो वही लिखा हुआ है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, बोल रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। या तो हम लोग उस 2 रुपए को राइट ऑफ कर सकते हैं, या डेफर्ड कर सकते हैं, या कॉस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो देखो कब कौन सा करेंगे, बोल रहा है कि अगर बहुत स्मॉल अमाउंट है तो हम लोग पीएल में क्रेडिट कर देंगे, मतलब इस अमाउंट को ले जाके हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर लगे कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट है मेरे लिए, अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए अपना स्मॉल अमाउंट वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मेरा ये स्मॉल अमाउंट है कि नहीं। अगर स्मॉल अमाउंट हुआ तो बोल रहे पीएल में क्रेडिट कर दो सीधा। ठीक है, कि 2 रुपए मेरा इनकम साइड, मतलब बाई दिखा दो, बाई जो है
क्या बोले इसको, बाई ओवरहेड कंट्रोल बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखा देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। और अगर डेफर्ड करना है, मतलब मे बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर बाय ट्रांसफर टू रिकवर और सस्पेंस अकाउंट, तो हम लोग अगर चाहे तो नेक्स्ट ईयर में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो पैसा बचत हुआ इसको बोलते हैं डेफर्ड करना, ठीक है। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में इस डेटा को ट्रांसफर करके डेफर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। फिर कॉस्ट रिवर्सल, अगर बोल रहा है कि बहुत लार्ज अमाउंट है, मतलब बहुत ज्यादा ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है बट खर्चा बहुत कम था, तो कॉस्ट ऑफ जॉब में भी रिड्यूस्ड। और तो फिर हमें जॉब का कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए। जैसे मान लो हम लोगों ने 100 रुपए चार्ज कर दिया जबकि खर्चा निकल के आया 20 रुपया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए चार्ज कर दिया जबकि खर्चा एक्चुअली 20 रुपए। तो मेरा जो जॉब है उसमें मैंने 100 रुपए चार्ज किया, तो मेरा जॉब का कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, तो मुझे 100 की जगह वहां पर 20, मतलब 80 मुझे रिवर्स कर देना चाहिए। ये चीज बोल रहा है, 80 मुझे रिवर्स कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट कॉस्ट ऑफ जॉब में बी रिड्यूस्ड और एडजस्ट बाय पासिंग रिवर्सल जर्नल एंट्री। तो हम लोग जो एंट्री पास कर रहे हैं खर्चा रिकॉर्ड करते वक्त, उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास करके रिवर्स कर सकते हैं। तो मेनली हमें क्या समझना है कि अगर हम लोग का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हम लोगों ने ज्यादा खर्चा दिखा दिया जबकि एक्चुअली हमारा खर्चा कम है, यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा है, तो हम लोग का बचत हुआ ओवरहेड के खर्चे में, और ये हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद ये जो सेविंग्स हुआ इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर स्मॉल अमाउंट है तो पीएल में राइट ऑफ कर दो, अगर जो है हम लोग का लार्ज अमाउंट है तो कॉस्ट को रिवर्स कर दो, और अगर हम लोग चाहे तो फिर उसे नेक्स्ट ईयर डेफर्ड कर सकते हैं। फिर इधर जो दिया हुआ था जस्ट उसका ऑपोजिट, कि अगर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड है, मतलब हम लोगों ने जो खर्चा दिखाया उससे ज्यादा खर्चा आया है, ठीक है, तो उसमें डेबिट हो गया, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। सेम जैसे इधर क्रेडिट बैलेंस ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा, इधर डेबिट बैलेंस, और इस चीज को बोलते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और ये ओवरहेड में खर्चा ज्यादा हुआ है वो दिखाता है। मान लो हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया 8 जबकि एक्चुअली खर्चा आया 10, तो मेरा 2 रुपए का और भी खर्चा एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो ये इंक्रीमेंट है एक्सपेंसेस में। अब ये क्यों होता है, तो दो रीजन हो सकता है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। कि हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था उसमें जेन्युइनली थोड़ा बहुत एरर हो गया है, ठीक है। जेन्युइन मतलब क्या हो सकता है ऐसा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग ही प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। अगर ये जेन्युइन कोई एरर के कारण हुआ है तो इसे हम लोग नॉर्मल रीजन ही मानेंगे, ठीक है। या फिर एजम्पशन में हम लोगों ने चेंजेस कर दिया, इस वजह से जो है हम लोग का डिफरेंस आ गया, तो हम लोग बोलेंगे उसे नॉर्मल रीजन। और इसको कैसे ट्रीट करना है, बोल रहे ट्रीटेड एज इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इंक्रीज तो करना पड़ेगा कॉस्ट को, क्योंकि हम लोगों ने 8 रुपए खर्चा किया है जबकि 10 रुपए का खर्चा आया है। ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कॉस्ट यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट एंड अपोर्शन टू प्रोडक्शन। बोल रहे सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट कैलकुलेट करके वो रेट के हिसाब से हमें ओवरहेड के खर्चे को इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रोडक्ट में अपोर्शन करना पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब कैसे करके सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाता है वो देखो लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकाला जाएगा, टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, कितना हम लोगों ने कम खर्चा चार्ज किया है। तो जैसे मान लो कि मैंने 2 रुपए कम खर्चा चार्ज किया है, 10 और 8 दिखा है, और मुझे डिवाइड करना है कि यूनिट से, यूनिट कौन सा लेना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, मतलब ये 2 रुपए का खर्चा जो हम लोगों ने कम चार्ज किया है, अभी चार्ज करने वाले हैं, तो ये खर्चा जो हो रहा है हम लोग का, इससे हम लोग का कितना यूनिट का प्रोडक्ट बना है। अब इक्विवेलेंट क्यों लिया, क्योंकि सारा प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कि फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, कुछ हो सकता है WIP में बना हुआ है, कुछ हो सकता है बिक गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 कैटेगरी में हम लोग को डिवाइड किया है स्टॉक को, मतलब जो फिनिश गुड्स बना रहे उसमें ही तो खर्चा हमें अप्लाई करना है। तो जो फिनिश गुड्स हम लोग बना के बेच चुके हैं कम खर्चा लगा के, तो कुछ मान लो बिक गया है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में, कुछ WIP में था, फिनिश गुड्स बनता तो बिकता बट उसमें भी खर्चा लगा चुके हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बिक गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और अगर WIP में चला गया है तो WIP कंट्रोल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। मतलब डेबिट करने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाओ, किससे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट जो भी है उसमें 2 रुपए करके बढ़ाओ, ठीक है। फिनिश गुड्स में जो पड़ा हुआ है उसमें 2-2 रुपए करके बढ़ाओ, एक एक यूनिट का, इसमें जो पड़ा हुआ है WIP में उसमें 2-2 रुपए करके बढ़ेगा। When under absorption is small
एंड इममेटेरियल इट इज फुल्ली डेबिटेड और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग बिल। बोल रहा है अगर कि बहुत स्मॉल अमाउंट है तो ये सप्लीमेंट्री रेट वगैरह निकालने का जरूरत नहीं है, उस अमाउंट को सीधा ले जाके पीएल में चार्ज कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ड्यू टू नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन। रीजन कुछ भी हो, नॉर्मल रीजन हो या एबनॉर्मल रीजन हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इधर देखो, अगर एबनॉर्मल रीजन, अब ये अलग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब ये इसके साथ है। एक्चुअली ना मैंने थोड़ा सा लिखाने का, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ये सप्लीमेंट्री रेट इधर लिखते तो अच्छा होता प्रेजेंटेशन, ठीक है, और एंड में नोट होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। ये ठीक रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट ये ऊपर जाना चाहिए, और ये नोट जो है ये बोला है कि नॉर्मल रीजन हो या एबनॉर्मल रीजन हो, हमें ये खर्चे को जो है कॉस्टिंग पीएल में दे देना चाहिए, ठीक है, अगर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है या इमेटेरियल। और अगर देखो हम लोग का जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, जो कि एबनॉर्मल रीजन से, एबनॉर्मल रीजन मतलब जो हमारी गलती के वजह से होता है, जैसे कि मान लो स्ट्राइक कर दिया लेबर लोगों ने, ठीक है, कोई पेनल्टी लग गया हमारे ऊपर, कुछ स्टॉक ऑब्सोलेट हो गया, ठीक है, मेजर प्लानिंग डिफेक्टिव हो गया, मेजर प्लानिंग डिफेक्ट हो गया, तो इस केस ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल रीजन। तो अगर ऐसा है तो भी हमें कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देना चाहिए, ये चीज बोला हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये थियोरेटिकली भी कभी कभी हमें पूछ लेता है, ठीक है, तो ये लिख के दिखाना पड़ता है, और इस पे क्वेश्चन भी देता है, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इलास्ट्रेशन 8 करेंगे। एक मिनट, मैंने पीडीएफ इलास्ट्रेशन, तो आज भी नोट डाउन कर लो जो क्वेश्चन एड ऑन हो रहा है, लास्ट क्लास नोट डाउन करवाया था ना, तो याद रहे, नहीं तो फिर से कौन सा होगा कौन सा नहीं। इलास्ट्रेशन, बोल रहा है द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री इज 4,46,380 टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट 1.25 per hour, the actual hours worked were 2,93,104, state how would you proceed to close the books of accounts assuming that besides 7,800 units produced of which 7,000 were sold, there were 2,200 equivalent unit in WIP. On investigation, it was found that 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of the indirect material and indirect labor, and the remaining 50% was due to factory inefficiency. अच्छा, तो पहले क्वेश्चन समझो। बोल रहा है कि टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस था किसी फैक्ट्री का 4,46,380, taking into account the normal working of the factory overhead was recovered in production at 1.25 per hour। तो ये हम लोग का जो 4,46,380 है, ये हम लोग का एक्चुअल ओवरहेड है, इसका मतलब, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखो वैसे तो ये पढ़ के समझ में आना चाहिए, फिर भी एक लाइन आगे पढ़ो तो और भी क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का नॉर्मल वर्किंग जो है वो अगर देखे तो ओवरहेड को कैसे ये लोग रिकवर करते, 1.25 पर आवर करके रिकवर करते हैं, ठीक है। और द एक्चुअल आवर्स वर्क वेयर 2,93,104, ठीक है।
तो 2,93,104। अब देखो, अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड बेसिस पे लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक बार कैलकुलेटर ओपन करें तो प्री डिटरमाइंड बेसिस पे मतलब बजटेड बेसिस पे लगाते हैं। तो हम लोग का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि प्रीवियस किसी रेट के बेसिस पे हम लोग एक्चुअल वाला कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने मशीन वाला दिखाया था कि इस साल इतने घंटे मशीन चला तो प्रीवियस रेट के हिसाब से इतना खर्चा होना चाहिए। तो वैसे ही देखो, एक्चुअली कितना घंटा काम हुआ है, 2,93,104। तो जब हम लोगों ने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाया तो प्रीवियस रेट यानी 1.25 करके करवा दिया। तो हम लोगों ने 3,66,380 का ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा दिया, जबकि एक्चुअली खर्चा हुआ है 4,46,380। यानी हम लोगों ने कम खर्चा चार्ज किया है, जबकि हम लोग का खर्चा ज्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो किया उससे हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें तो ट्रीटमेंट ही करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 1.25 इंटू थ्री लैख कितना आया, एक बार देखो तो। 2,66,380। और एक्चुअल ओवरहेड कितना है, 4,46,380। तो कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी बता दो एक बार। तो हम लोगों ने खर्चा कम चार्ज किया है, तो इसको बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन, कम एब्जॉर्ब कर पाए। तो अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, देखो अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब ये वाला, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन हमें देखना है नॉर्मल रीजन से है कि एबनॉर्मल, तो पहले वो देखना है। तो किस रीजन से है उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरेट। तो कितना है, 80,000। अब इससे दो पार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का आगे पढ़ के देखो रीजन क्या बोला। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। फिर बोल रहा है स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट बिसाइड 7,800 यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ which 7,000 यूनिट वेर सोल्ड देयर वेर 200 इक्विवेलेंट यूनिट इन WIP। तो बोल रहा है कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करोगे, मतलब ये एक तो प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब 80,000 को कैसे एडजस्ट करोगे, इसका मतलब ये है। और एजम्पशन ये लेने बोला है कि 7,800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था टोटल, जिसमें से 7,000 यूनिट सोल्ड आउट हो गया है, 200 इक्विवेलेंट यूनिट WIP में है, ठीक है। तो ये सब जब दिया है तो इसका मतलब जरूर हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालने का जरूरत होगा। और सप्लीमेंट्री रेट कब निकालते हैं, अगर नॉर्मल रीजन से जितना ओवरहेड, जितना हम लोग का ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो बेसिकली नॉर्मल एबनॉर्मल रीजन तो अंडर एब्जॉर्प्शन वाले केस में ही होता है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन में अगर हम लोग का नॉर्मल रीजन है तो फिर ये सब से हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। अब देखेंगे कितना नॉर्मल रीजन है कितना एबनॉर्मल रीजन है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो बोल रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का कॉस्ट इंक्रीज होने के वजह से हम लोग का ये खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल रीजन है, क्यों? देखो क्योंकि अचानक से अगर मटेरियल या लेबर का खर्चा बढ़ जाता है तो ये तो हो गया जेन्युइन प्लानिंग एरर ना, क्योंकि प्लान उन्होंने जो मार्केट रेट था उसके हिसाब से किया था, बट कुछ दिनों में जो है रेट चेंज हो गया, तो फिर हो ही सकता है गलती हो जाए, ठीक है। तो ये तो एक जेन्युइन प्लानिंग एरर है, क्योंकि मार्केट रेट तो अप एंड डाउन होते रहता है। तो जब ये मान लो एस्टिमेशन बना था तब रेट ये नहीं था, लेकिन बाद में ये रेट हो गया बीच में, तो फिर जैसे कि मान लो जब हम लोगों ने ये एब्जॉर्ब करवाया तब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पर यूनिट जो रेट था वो अलग नहीं था, लेकिन जब से मतलब जब हम लोग एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर दैट जो है इंक्रीमेंट हुआ, तो फिर हम लोग उसका इम्पैक्ट तो बाद में ही दे सकेंगे ना, उसके पहले तो दे नहीं सकेंगे। तो 50% जो है इसमें हम लोग का नॉर्मल रीजन हो गया। तो 50% मतलब 40,000 का खर्चा, ठीक है। ये 40,000 का खर्चा, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो इसमें लिखेंगे विच ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट material and labor so charged to unit unit produced by using supplementary rate। ठीक है, और बाकी 50% को अलग क्यों दिखा रहे? क्योंकि देखो उसमें बोला था फैक्ट्री वर्कर की इन एफिशिएंसी के लिए, यहाँ पर बोला ड्यू टू फैक्ट्री इन एफिशिएंसी, तो फैक्ट्री में जो काम चल रहा था उसमें एफिशिएंसी लेवल नहीं दिखाया गया, तो फिर ये तो हो गया एबनॉर्मल रीजन, दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो विच ड्यू टू फैक्ट्री इन एफिशिएंसी debited to costing PL as it is an abnormal लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस है और इसको कहाँ चार्ज करना चाहिए? ये चार्ज होना चाहिए सो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। इतना अमाउंट हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में चले जाना चाहिए। देखो वही लिख पा रहा था कि अगर एबनॉर्मल रीजन से है तो वो हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, और जो नॉर्मल रीजन से है उसका सप्लीमेंट्री रेट लगाएंगे, और सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से खर्चे को वहां पर कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट। तो जितना हम लोग का अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है 40,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट यूनिट क्या क्या हो सकता है? जो स्टॉक बिक गया, जो डब्ल्यूआईपी में है, जो क्लोजिंग स्टॉक में है। तो 7,800 प्रोड्यूस्ड हुआ था, जिसमें से 7,000 बिक गया, तो 7,000 सोल्ड आउट, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा? 200 इक्विवेलेंट डब्ल्यूआईपी में है, ठीक है। तो 200 डब्ल्यूआईपी में है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? 800, क्योंकि देखो प्रोड्यूस्ड मतलब जो बेचने के लिए अवेलेबल है 7,800, तो डब्ल्यूआईपी तो प्रोड्यूस नहीं होता है, डब्ल्यूआईपी एक कंडीशन है जो सेमी फिनिश्ड गुड्स बता रहा है। तो 7,800 प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से 7,000 बिका, तो 800 क्लोजिंग स्टॉक में है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहले लिखवाया है, देखो जब हम सप्लीमेंट्री रेट लिखे, वैसे आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जैसे मैंने यूनिट सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी किया, तो मैंने उसी हिसाब से ये लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने अलग से लिखा नहीं, नाम मतलब यहाँ पर जो है लैंग्वेज में तुम लोग लिख लेना। 40,000 डिवाइडेड बाई 8,000 यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, तो ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, ठीक है। अब हम लोग को कहाँ कहाँ चार्ज करना पड़ेगा? चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश्ड गुड्स
एंड WIP। ये फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो बिक गया। द अमाउंट टू बी डेबिटेड एज follows। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 7,000 यूनिट बिका है, 800 और 200। तो ये सारे यूनिट का खर्चा हमें एट द रेट ऑफ 5 करके बढ़ा देंगे। 5, 5, 35,000, 4,000, 1,000, 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 इस तरीके से हमारा सप्लीमेंट्री रेट यूज करके चार्ज होना चाहिए। तो इलास्ट्रेशन 9 भी हम लोग का हो गया था, 10 भी हो गया। तो क्या सारा इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गया? 1 से लेके 10 तक एक बार चेक करो। कंप्लीट हो गया सारा इलास्ट्रेशन। लास्ट क्लास कौन कौन सा हुआ था? इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 9 10। हाँ, तो 8 बाकी था, अभी तो हम लोगों ने 8 ही किया। ये 8 था। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन हम लोग का सारा कंप्लीट है। हाँ, ये 8 वाला ही था। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 ये हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। सेवन है, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब शायद केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पहले 7 नंबर वाला करते हैं। बोल रहा है इन ए फैक्ट्री ओवर a particular department are recovered on the basis of 5 per machine hour। तो ये लोग जो रिकवरी रेट यूज करते हैं वो है मशीन आवर, मतलब इनका मशीन ओरिएंटेड काम होता होगा। 5 पर मशीन आवर। द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड एक्चुअल मशीन आवर्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 80,000 एंड 10,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है 80,000 और एक्चुअल मशीन आवर्स जो चला है वो है 10,000। तो 10,000 अगर एक्चुअली मशीन आवर्स चला है तो एक्चुअल खर्चा पता होने के पहले एट द रेट ऑफ 5 करके हम लोगों ने कितना खर्चा चार्ज किया होगा? 50,000। ठीक है, 50,000 चार्ज कर दिया होगा। अच्छा, हाँ, फिर यहाँ पर
बोल रहा है of the amount of 80,000, 15,000 become payable due to an award of the labor court and 5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in the current month August. देखो यहाँ पर जो 80,000 का खर्चा दिख रहा है, बोल रहा है कि इसमें कुछ और एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। अब ये हमें देखना है कि ये इंक्लूडेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक बोल रहा है लेबर कोर्ट अवार्ड और वाज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, और एक 5,000 का खर्चा जो प्रीवियस ईयर का है वो इस साल इसमें इंक्लूडेड है। एक्चुअल प्रोडक्शन बस 40,000 यूनिट ऑफ विच 30,000 बिक गया है। तो फिर इसका मतलब 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में होगा। एनालिसिस द रीजन इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट एट्रीब्यूट टू नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज। तो नॉर्मल जो है वो 40% रीजन है और 60% जो खर्चा बढ़ा है वो एबनॉर्मल रीजन है। ठीक है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्सॉर्प्शन जो भी हो रहा है उसका ट्रीटमेंट दिखाना है। तो सबसे पहला बात है कि 80,000 में 15,000 और 5,000 इंक्लूड होना नहीं चाहिए, क्योंकि 5,000 तो जो है हम लोग का प्रीवियस ईयर का खर्चा है। तो हम लोग इस साल के खर्चे में प्रीवियस ईयर का खर्चा थोड़ी इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग तो एक्रुअल बेसिस पे अपना खर्चा दिखाते हैं। और जो लेबर कोर्ट का खर्चा है वो यहाँ क्यों आएगा? प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होगा तो हम लोग अपने प्रोडक्ट में एड ऑन करेंगे, ये खर्चा तो नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों हमें एक्सक्लूड करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ ओवर एंड अंडर absorption of overhead. Total expense incurred और absorbed. सॉरी, ये absorbed नहीं है, ये actual है। 80,000, बट उसमें से ऐसा दो खर्चा बता रखा है जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो एक्सक्लूड कर देंगे। अमाउंट पेड टू लेबर कोर्ट अवार्ड 15,000। एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000। तो 60,000 हम लोग का एक्चुअली प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर। ठीक है। अब हम लोगों ने ओवरहेड एब्सॉर्ब कितना करवाया? 10,000। कितना? 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 पर मशीन आवर्स। 50,000। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10,000। तो हम लोग का एक्चुअली खर्चा हुआ है 60,000, जबकि हम लोगों ने कम एब्सॉर्ब करवाया, तो ये हो गया अंडर एब्सॉर्प्शन। अब ये यहीं पर हम टेबल बना के दिखा दो। ठीक है। तुम लोग चाहो तो लिख के प्रेजेंटेशन कर लेना, हम शॉर्टकट करके यहाँ पर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 60% क्वेश्चन खुद बोला था एबनॉर्मल रीजन। दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो ये डिफेक्टिव प्लानिंग क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लिखा है 60% वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो 60% मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 का 60% यानी 6,000, और ये चला जाना चाहिए पीएन चार्ज टू। और बाकी 40% बोला है नॉर्मल। तो यहाँ तो हमें कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि कितना नॉर्मल रीजन है, कितना है।
दैट इज 4000 और इसको इंक्रीज, इतने से कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज इन कॉस्ट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं, यहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। ओ 4000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है 30,000 सोल्ड आउट है 40,000 में से, और इसका मतलब 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। तो 30,000 सोल्ड आउट, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक, और बाकी WIP। तो WIP में कितना है? अच्छा, इसमें WIP नहीं दिया है, ठीक है, तो नहीं लेंगे। WIP जीरो है, कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री रेट? 4,000 बाई 40,000, पॉइंट में आएगा 0.10। तो 0.10। अब यहाँ पर लिखेंगे डेबिटेड टू यूनिट सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स है कितना था? 30,000। 30,000 इंटू 0.10, यानी 3,000। और यूनिट सोल्ड, ओ सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो 10,000 है, मैंने उल्टा कर दिया। तो ठीक है, इसको 10,000 लिख लिया। ये 1,000 लिखना चाहिए और ये 3,000, तो टोटल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। In a manufacturing unit, factory overhead was recovered at a predetermined rate of 25 पर मैन डे। तो इनका जो प्रीडिटरमाइंड रेट है वो पर डे एक वर्कर कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड मैन डेज एक्चुअली वर्कड है 41.50 लाख एंड 1.5 लाख मैन डेज रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो बोला टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुआ है, ठीक है, वो इनकट मतलब जो हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया है वो है 41.50 लाख, और मैंडेज एक्चुअली वर्क हुआ है 1.5। तो 1.5 मैंडेज के हिसाब से 25 पर मैंडे के हिसाब से कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था? 1.5 लाख इंटू 25, तो ये इंटू इसमें 1 लाख कर दो, ठीक है। तो 37,50,000 होना चाहिए था, बट हम लोगों ने 41,50,000 ही चार्ज किया है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका मतलब ज्यादा चार्ज कर दिया है ये। नहीं, 41,50,000 एक्चुअली हुआ है ये वाला, और ये हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया। अच्छा हाँ, अंडर अंडर चार्ज किया, अंडर एब्जॉर्ब हुआ है। तो अब ऑन एनालाइजिंग द रीजन, इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो ये कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, एंड द रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज ओवरहेड कॉस्ट, और बाकी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री रेट को यूज करके इंक्रीज करेंगे। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो देखो हमें ना माइनस कैसे करना चाहिए पता है, हमेशा एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे हर जगह, आंसर तो आ जाएगा एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। यहाँ तो एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल ही किया है, इसमें भी
एब्सॉर्ब, ओ इसमें उल्टा कर दिया है, एक्चुअली माइनस एब्सॉर्ब कर दिया। देखो आंसर तो आ जाएगा, वो तो हमें समझ में आ जाएगा, बट वो लिखने का जो पैटर्न है वो होना चाहिए उस तरीके से। तो ये जो है इसमें आ, ये ऊपर लिख दोगे तो ही हो जाएगा, ओवर इट एब्सॉर्ब बोल के, ठीक है। एब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल नॉर्मली लिखा जाता है। तो क्योंकि एब्सॉर्ब भी तो आगे करवाते हैं ना, इसीलिए तो फिर 1.5 × 25, तो कितना आया था, 37,50,000। और एक्चुअल ओवरहेड जो है वो आया है 41.50, मतलब 41,50,000। तो एक्चुअली इतना खर्चा हुआ, जबकि हम लोगों ने इतना चार्ज किया है, कम चार्ज किया है, तो ये हो जाएगा कितना, 4, 4 आ रहा है, 4। तो ये हो गया अंडर एब्सॉर्प्शन। अब इसमें उन्हें बता भी दिया है कितना कहाँ जाना चाहिए, 60% और 40%। एबनॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन, तो 4 लाख का 60%, 2,40,000। और ये चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। और ये हो जाएगा 1,60,000। इंक्रीज इन कॉस्ट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट, इंक्रीज इन कॉस्ट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट, ये शॉर्ट में लिख लो। अब सप्लीमेंट्री रेट भी निकाल लेते हैं, 1,60,000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट, 40,000 और 30,000, मतलब 40,000 और 10,000। 40,000 इसमें से 30,000 और 10,000, अच्छा हाँ, 30,000 सोल्ड आउट यूनिट, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें भी WIP नहीं। तो फिर 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4 चार्ज और डेबिटेड टू यूनिट sold and closing stock of finished goods. Unit sold, that is debited to cost of sales. 30,000 into 4, 1,20,000. Or closing stock of finished goods, that is debited to finished goods control account. 10,000 into 4, 40,000. 1,60,000. ये 9th नंबर काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें 4 4 क्वेश्चन है। इसको अभी हम लोग नहीं करते हैं, देखते हैं कुछ छोटा सा क्वेश्चन हो तो तोड़ लेते। 11 वाला करते हैं, ये छोटा है, ठीक। तो अभी तक तो 8 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन
लाइन बाई लाइन ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में मैंने 9 10 का गैप रखा है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या बोल रखा है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्सॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 10 per machine hour at the end of the current financial year. It has been found that actual production overhead incurred were 6 lakh. It includes 45,000 on account of return of obsolete stores and 30,000 being the wages paid for the strike period under and above. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली कितना हुआ है, 6 लाख, जिसमें से 45,000 बोल रहा है कि स्टोर में कुछ सामान आउटडेटेड हो गया, उसके वजह का उसका मतलब जो खर्चा है वो, और 30,000 वेजेस को स्ट्राइक के वजह से पे किया गया। तो ये सब खर्चा हमें लेस कर देना चाहिए, तब हमें एक्चुअली प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा पता चलेगा। ठीक है, और जो एब्सॉर्ब्ड खर्चा है वो कितना है देख लेते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स डेट फॉर द करेंट ईयर इज एज अंडर। फिनिश गुड्स इतना, डब्ल्यूआईपी इतना, सेल्स में फिनिश गुड्स इतना। ठीक है, the actual machine hours worked during the period were 48,000. It has been found that 1/3 of the under absorption of production overhead was due to lack of production planning and the rest were normal. Calculate amount of under absorption of production overhead during the current year, और कैसे ट्रीटमेंट होगा, मतलब वही सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया। तो कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो निकालो। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना है, तो कैसे करके एब्जॉर्ब करवाते हैं ये लोग, 10 पर मशीन आवर करके। और कितना मशीन आवर काम हुआ है, 48,000। 48,000 इंटू 10, 4,80,000 का खर्चा हम लोग चार्ज कर चुके हैं, जबकि हम लोग का एक्चुअली कितना। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड 6 लाख। इसमें से माइनस करना पड़ेगा राइट ऑफ जो हुआ है ऑब्सोलेट स्टोर 45,000, और वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक 30,000, स्ट्राइक पीरियड। तो ये हो गया 75, 6 लाख माइनस 75 कितने हो जाएगा, 5,25,000। तो हम लोगों ने 5,25,000 एक्चुअली खर्चा हुआ है, जबकि हम लोगों ने 4,80,000 चार्ज किया, तो कम चार्ज किया। तो कितना कम चार्ज किया, वही होगा अंडर एब्सॉर्प्शन। कितना होगा, ये पहले क्वेश्चन था 45,000। अच्छा, अब हम लोग को बोला है कि कितना कौन से वजह से, वो बोल दिया ट्रीटमेंट बताने के लिए बोला, तो वही शॉर्टकट से ही हम लोग यहाँ पर कर लेते। तो 1/3 जो है, तो इधर 2/3 हो जाए। ठीक है, 1/3 जो है वो है एबनॉर्मल रीजन, और ये है नॉर्मल रीजन। तो 1/3 मतलब 15,000, 45,000 का 1/3 15,000, ये चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल होगा, और बाकी 45,000 का 2/3 कितना हो जाएगा, 30,000। ये एट्रीब्यूट करना है, एट्रीब्यूट टू इंक्रीज कॉस्ट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट कितना हो जाएगा, 30,000 का टोटल खर्चा, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स है 20,000, जिसमें से डब्ल्यूआईपी में है 8,000,
लेकिन 50% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। अच्छा, और सेल्स हुआ है फिनिश गुड्स का 18,000, मतलब सोल्ड आउट है 18, तो सोल्ड आउट हम सबसे पहले लिखते, फिर क्लोजिंग स्टॉक वाला लिखते, फिर WIP। तो सोल्ड आउट है 18,000, ठीक है। तो टोटल फिनिश गुड्स बना था 20,000, जिसमें से 80,000 सोल्ड आउट हो गया, तो 2,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, ठीक है। और WIP में कितना जाएगा, बोल रहा है कि टोटल 8,000 यूनिट है, लेकिन उसमें से 50% कंप्लीट हो चुका है, तो WIP में कितना जाएगा, बाकी 50% जाएगा। तो 8,000 का 50%, तो 4,000 हो जाएगा। तो 2,000 और 18,000, 20, 20 और 4, 24,000 डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 1.5, 1.1 charge to WIP, that is WIP control account, कितना चार्ज होगा? 1.25 इंटू 4,000, जितना आएगा। फिर चार्ज टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि है 2,000। तो ये एग्जाम में, लेकिन ये फॉर्मूला लिख लेना है कि 18,000 इस, जब उसके बाद ये डेटा पुट करना है तब समझ में आएगा। जो कॉपी देखेगा कि 18,000 का मतलब क्या है, 2,000 का मतलब क्या है, हम लोगों ने सही कैलकुलेट किया भी है या नहीं। और चार्ज टू सोल्ड यूनिट, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना हो रहा है सब मिला के, मतलब एक एक वैल्यू कितना हो रहा है, 1.25 इंटू 18,000। ये वाला अगली कितनी हो, 2,500 होगा शायद ये। 2,500 और 5,000, टोटल तो 30,000 ही होना चाहिए, क्योंकि इसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर है। तो 7,500 और 8,000, हाँ 30,000, ठीक है। तो ये हम लोग का 11 वाला हो गया। ये काफी बड़ा है। 12, तो बाकी क्या क्या रखा हमने? 10, 12 और 9 भी ना, 9, 10, 11, 9 भी ना। नंबर 9। ठीक है, ये बाकी रहने दो, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसका कॉस्ट शीट बन जाएगा 10th का, बाकी तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, ये होमवर्क और शायद एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है, वो मुझे ऐड करना चाहिए। तो 10, 12 और एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करेंगे।